क्या फलसफी होंगे या फिर फलसफी बादशाह? हजारों साल पहले एक शख्स ने बड़ा अनोखा ख्वाब देखा था। एक ऐसी रियासत का ख्वाब जहां हुक्मरान सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा बाइखलाक और सबसे ज्यादा दानिशमंद होंगे। वो ख्वाब था एक ऐसी दुनिया का जहां ताकत का नहीं बल्कि अक्ल का राज होगा, जहां फैसले जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत की बुनियाद पर किए जाएंगे। ये ख्वाब देखा था अफलातून। अफलातून, जिनको इंग्लिश में प्लेटो भी कहा जाता है, ये 427 में एथेंस के अंदर पैदा होने वाले बड़े अजीम फिलोसोफर थे। ये सोक्राट्स के स्टूडेंट और अरिस्टोटल के उस्ताद थे। इन्होंने फलसफे की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया। जब अफलातून की पैदाइश होती है तो यूनान के हालात नॉर्मल नहीं थे। वहां पे पेलोपोनेशियन वार्स लड़ी जा रही थी। इन वार्स के अंदर स्पार्टा की जीत होती है और एथेंस हार जाते हैं। एथेंस के हारने की वजह सोक्रेट एथेंस के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। एथेंस के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। वो वाला डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आजकल के डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से बहुत डिफरेंट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता ये था कि कोई भी शख्स जिसके पास कोई अच्छी बात होती थी आकर ओपिनियन देता था। सबकी ओपिनियन को लेके डिसीजन किया जाता था। इस तरह डिसीजन लेने में अच्छा खासा टाइम लग जाता था। इसके बरअक्स स्पार्टा में अरिस्टोक्रेसी थी, जहां पे एक एलीट क्लास हुकूमत करती थी और उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होता था। वो फौरी डिसीजन लेते थे और जंगी कार्रवाइयां करते थे, जबकि एथेंस को कई मुश्किलात का सामना था। डिसीजन मेकिंग में अच्छा खासा टाइम लगता था और एथेंस की इस पॉलिटिकल सिस्टम को सोक्रेट हार की वजह बताता था। इसके अलावा भी सोक्रेट्स के ऊपर दीगर इल्जामात थे। उनमें से एक ये कि उसने एथेंस के नौजवानों को बेराह रोक किया है। इन इल्जामात की मद में उसे कैपिटल पनिशमेंट सुनाई जाती है। इस कैपिटल पनिशमेंट के लिए उसको जहर का प्याला पीना पड़ता है। वहां पे कैपिटल पनिशमेंट का तरीकेकार यही होता है, फांसी की बजाय वो जहर का प्याला पी लेता है। उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो जहर का प्याला पी ले या एथेंस को छोड़ के जलावतन हो जाए। वो जहर का प्याला पीने को तरजीह देता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। प्लेटो इस सारे सिनेरियो को देख रहा होता है। प्लेटो खुद भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ था और दूसरा, जब उसके उस्ताद की मौत होती है तो वो मजीद खिलाफ हो जाता है। अब मुखालफत के लिए आपको कोई सिस्टम तो चाहिए जो आप उस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मुकाबले पर लेके आ सके। इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मुकाबले पर लाने के लिए प्लेटो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देता है। आइडियल स्टेट क्या थी और ये इसमें किस तरह से लोग रहते थे और कौन हुकूमत करता था, कौन बाशिंदे होते थे, कौन डिफेंस को संभालता था, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देने से पहले स्टेट के अंदर मौजूद बाशिंदों को अफलातून 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। पहला ग्रुप वो जिनकी सोल के अंदर हंगर डोमिनेट करती है। ये वो लोग हैं जो आर्टिसन बनते हैं, जो इंडस्ट्री को संभालते हैं, जो ज़राअत को संभालते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं, दूसरा ग्रुप वो होता है जिनकी सोल के अंदर कर्ज डोमिनेट करता है। ये डिफेंस को संभालते हैं, सोल्जर बनते हैं। इसके अलावा टॉप वाला ग्रुप वो होता है जिनकी सोल के अंदर रीजन डोमिनेट करती है, विजडम डोमिनेट करती है। ये वो लोग होते हैं जो हुकूमत को संभालते हैं और रूलर बनते हैं। अब ये जो 3 ग्रुप हैं, ये किस बेस पे बनेंगे? कौन डिफाइन करेगा कि ये आर्टिजन हैं, ये सोल्जर हैं और ये रूलर्स हैं? इस चीज को समझाने के लिए उसने एजुकेशन सिस्टम दिया था। जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है, इसको उसने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज 6 साल से 20 साल के दरमियान है, दूसरा फेज 20 से 35 साल के दरमियान है और तीसरा फेज 35 से 50 साल के दरमियान में। प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ये जहन में रखें कि इसने मर्द और औरत दोनों को ही एजुकेशन हासिल करने का हक दिया था। प्लेटो ने जो एजुकेशन सिस्टम के 3 फेजेस बनाए थे, इसमें जो पहला फेज था इसको वो मजीद 3 फेजेस में डिवाइड करता है। पहला फेज के जो सब फेज है पहला, वो है बर्थ से लेकर 6 ईयर्स तक। इसमें रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है, उसमें पैट्रियटिज्म सिखाया जाता है। दूसरा फेज स्टार्ट होता है इसी का 7 to 18 ईयर्स के बाद। 7 to 18 ईयर्स के अंदर उनको जिम्नास्टिक सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है। फिर थर्ड सब फेज स्टार्ट होता है 90 to 20 ईयर्स के दौरान। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इस थर्ड सब फेज के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उनका एक इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान में जो पास हो जाते हैं वो सेकंड फेज के अंदर चले जाते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो आर्टिजन क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। जो सेकंड फेज के अंदर जाते हैं वो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं और 35 साल की उम्र तक वो एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं मिलिट्री की।
मैथमेटिक्स सीखते हैं, फिलॉसफी सीखते हैं और साइंस की एजुकेशन सीखते हैं। इसके बाद एक और इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान के अंदर जो लोग पास करेंगे वो थर्ड फेज की तरफ चले जाएंगे और जो फेल हो जाएंगे वो डिफेंस को संभालेंगे, वो सोल्जर्स बन जाएंगे। थर्ड फेज के बाद प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाई जाएगी। इसमें एडवांस्ड फिलॉसफी सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी, लॉजिक सिखाया जाएगा और ये 35 से 50 साल तक चलेगा। और ये लोग रूलर्स होंगे। जो यहाँ पे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन होंगे वो फिलोसोफर किंग्स बनेंगे। फिलोसोफर किंग होगा जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा होगा। यहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम उसने दिया था। प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट के कंसेप्ट के साथ एक और कंसेप्ट दिया, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के मुताबिक वहाँ की जो रूलर और सोल्जर क्लास है, ना वो शादी कर सकते हैं, ना वो फैमिली रख सकते हैं, ना ही वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। लेकिन आर्टिसन क्लास फैमिली भी रख सकते हैं और प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। जो रूलर क्लास और सोल्जर क्लास होंगे ये इनकी फैमिलीज और प्रॉपर्टीज कॉमन होगी। लाइक के इनका कोई स्पेसिफिक फैमिली नहीं होगी। ये ऐसा करेंगे कि लिविंग पार्टनर के तौर पे रहेंगे और उस लिविंग पार्टनर के से जो बच्चा होगा उसके बाद वो अलग होंगे और जो बच्चा होगा उसकी परवरिश स्टेट ओन्ड दाई करेगी और उसका किसी को पता नहीं होगा कि वो किसका बच्चा है और फिर वो पूरी रियासत का बाशिंदा कंसीडर होगा, पूरी रियासत का बच्चा कंसीडर होगा। ये उनका कहना था। और इसके अलावा जो वो पार्टनर इकट्ठे रहे हैं फिर वो अलहदा होंगे और फिर अलहदा पार्टनर्स के साथ दोबारा रह सकेंगे, उन्हीं के साथ नहीं। ये उनका कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का कंसेप्ट था। दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ये था कि प्रॉपर्टी जो भी स्टेट होगी, आर्टिसन जो होंगे वो सारी खुराक का बंदोबस्त सबके लिए ही करेंगे, रियासत के तमाम बाशिंदों के लिए करेंगे। इसके अलावा वो जस्टिस का कंसेप्ट देता है। उसके जस्टिस के कंसेप्ट के मुताबिक सोसाइटी में जस्टिस तब होगा जब रीजन की गवर्नमेंट होगी, जब अकल वाले लोग हुकूमत को संभालेंगे और सोल के अंदर कर्ज रखने वाले लोग डिफेंस को संभालेंगे, हंगर रखने वाले लोग आर्टिसन बनेंगे, खुराक के मामलात को संभालेंगे। इस तरह से डिवीजन को वो कहता है कि वहां पे जस्टिस होगा। उसकी एक मशहूर कोट है कि सोसाइटी इज जस्ट वेयर रीजन डोमिनेट। ऐसी सोसाइटी जस्ट होती है जहां पे अकल की हुकूमत होती है। नेक्स्ट हम प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख लेते हैं। अगर प्लेटो के मेरिट्स को देखें तो हमें पता चलता है कि प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से बाद में आने वाले बहुत से पॉलिटिकल फिलॉसफर इन्फ्लुएंस हुए। अरिस्टोटल पे असर पड़ा, हेगल पे असर पड़ा, कार्ल मार्क्स पे असर पड़ा। उनकी जो स्टेट थी उसके ऊपर टोटलिटेरियन स्टेट होने के इल्जामात हैं, लेकिन सेबिन इसको रद्द करते हुए कहता है कि हैड प्लेटो बीन टोटलिटेरियन बाय नेचर ही वुड हैव इवॉल्व्ड द कंसेप्ट ऑफ पोलिस स्टेट नॉट एन आइडियल स्टेट। अगर वो टोटलिटेरियन होता तो वो पोलिस स्टेट का कंसेप्ट देता, ना कि आइडियल स्टेट का। अगर हम इसके डीमेरिट्स को देखें तो हमें पता चलता है, हमें लगता है कि वो एक तरह से अथॉरिटेरियन स्टेट को रूल करने की अथॉरिटी दे रहा है। लाइक कि वो कहता है कि फिलोसोफर किंग जो होगा वो हुकूमत करेगा। उसके मुताबिक ये था कि फिलोसोफर किंग के पास तमाम अथॉरिटी होगी, वो जिस तरह से चाहे गवर्नमेंट कर सकता है। इसके अलावा उसकी जो ये स्टेट का कंसेप्ट है ये यूटोपिक है, हकीकत में इंसानी नेचर के खिलाफ नजर आता है। अगर हम मॉडर्न डे रेलेवेंसी के हवाले से प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखें तो हमें लगता है कि आजकल के दौर में जो भी अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, लाइक ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और बहुत सी अरब स्टेट्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं से प्लेटो का इन्फ्लुएंस नजर आता है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है आजकल के दौर में जो लिया जाता है, इसका बानी भी प्लेटो ही को समझा जाता है। मोर ओवर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनका बानी भी एक तरह से प्लेटो के हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्लेटो फर्स्ट पर्सन था जिसने वुमन के लिए एजुकेशन को लाजमी करार दिया। इसके अलावा वुमन को उसने ये हक भी दिया कि वो फिलोसोफर किंग बन सकती हैं, मतलब कि गवर्नमेंट चला सकती हैं। इसलिए साइमन डिब्योर ने इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा है। ये था प्लेटो का मुख्तसर तारुफ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले फिलोसोफर अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में भी हम ब्रीफली देखेंगे।